चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए बहुत बेचैन है। कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, हम इससे बड़ा सोचते हैं बिहार के लिए। तो सवाल हुआ कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? भाजपा के प्रधानमंत्री भी बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे एमएलए का, इससे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक पे के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग बाहर न जाएं, फैक्ट्री बिहार में लगे और बिहार में बाहर के लोग आके काम करें। तो इसी झांसे में आप मोदी जी के लिए भी वोट मांगे थे, इसी झांसे में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगे थे। इलेक्शन कमीशन का जो आचरण है वह लोकतंत्र विरोधी भावना है, संविधान विरोधी भावना है। नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार में अब कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में दो गठबंधन सबसे ज़्यादा हावी हैं, एक तो एनडीए और दूसरा महागठबंधन। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो महागठबंधन से हैं। आरजेडी के सांसद, बक्सर लोकसभा सीट से सांसद सुधाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आग लगा दी है। बयान ये है आपका कि चुनाव हो जाने दीजिए ना, चुनाव के बाद जेडीयू बीजेपी में विलय कर लेगी। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? देखिए, प्रमाण बहुत साफ है कि जदयू के प्रदेश कार्यालय या उसका राष्ट्रीय कार्यालय में नीतीश कुमार के जगह पर नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी का फोटो बड़े स्तर पर लगाया गया। प्रधानमंत्री हैं वो। प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में कहाँ उनका फोटो लगा है? एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में उसके नेता का फोटो लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का फोटो लगता है। हमारे यहाँ तो नहीं लगा है मोदी जी का फोटो। प्रधानमंत्री हैं तो हैं, ये हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं उनका फोटो लगा है। दूसरी बात कि आज के दिन में आप देखते होंगे नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में दाएं और बाएं भाजपा के शीर्ष मिनिस्टर साथ होते हैं। बकायदा उनको बयान देने से रोकते हैं और कुर्ता तक खींचते हैं, हाथ भी दबाते हैं उनका। मीडिया से दूरी बने इसके लिए बकायदा बल प्रयोग किया जाता है कि मीडिया को धक्का दे दिया जाता है कि नीतीश कुमार तक न पहुंचे। और जो उनकी मानसिक स्थिति है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एनडीए के ही घटक दल, एक घटक दल के नेता चिराग पासवान बिहार में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री और सांसद हैं। स्वाभाविक है कि नेतृत्व को चुनौती तो बाद की बात कर रहे हैं, अभी से चुनौती दे रहे हैं लोग। और देखिएगा कि चुनाव बीतते ही मास्टर स्ट्रोक के नाम पर एक किसी ऐसे अहरे गहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा और उस जदयू जैसी पार्टी को विलय करा लेगी, नेस्तनाबूद कर देगी, जैसे अन्य राज्यों में की है। आप उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ किया इन्होंने, लेकिन विलय नहीं हुआ वह। आप देखेंगे ना उसके ज़्यादातर आज नेता बीजेपी में जा रहे हैं, विलय के ही तरफ है। पार्टी नाम की रह जाएगी। ये काम केवल उड़ीसा में नहीं हुआ, आप जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए, आज कहाँ चले गए हो। तो ये लगातार इस तरह के भाजपा षड्यंत्र में शामिल है, अपने सहयोगी दलों का रास्ता समाप्त कर उनके कंधे पर सवार होकर के एक नंबर की पार्टी बन करके और अपना उस पार्टी को जो क्षेत्रीय दल है उसको समाप्त करके अपने ग्रोथ हासिल करने का प्रयास किया है। अच्छा, एक बात बिहार में भी करेंगे। एक बात बताइए, आप लोग बार बार नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाते हैं कि वो अस्वस्थ हैं। किस एंगल से लगता है कि वो अस्वस्थ हैं? वो तो कामकाज करते हैं, फाइल पर साइन करते हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक अस्वस्थ आदमी को सामने रखेगी बीजेपी? चलिए, जेडीयू को मंजूर हो सकते हैं, वो बीजेपी को थोड़ी ना मंजूर हो सकते हैं। तो बीजेपी अकेले हैसियत है बिहार में चुनाव लड़ने का? बीजेपी को देश के ज़्यादातर राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। सहयोगी दल का एक उसको बैसाखी चाहिए। वो बैसाखी अभी नीतीश कुमार की पार्टी है, लेकिन भाजपा उनसे मुक्त होना चाहती है। बिहार में ही नहीं, कई राज्यों में मुक्त हुई, उसी तरह से बिहार में मुक्त होना चाहती है। और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, यह बात तो उनको एक 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित कर देना चाहिए
और मेडिकल बोर्ड के गठन के जरिए जो उनके आएंगे रिपोर्ट, वो बिहार के पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दीजिए। कौन बड़ा विषय है, तो एक दिन का काम है। अच्छा, एक चीज बताइए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन तो एक स्वायत्त संस्था है, वो किसी के दबाव में नहीं काम करता है। आप लोगों को पता नहीं चुनाव आयोग से इतनी नफरत क्यों आजकल होने लगी है? आप लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। ऐसा क्या हुआ है चुनाव आयोग के साथ? कोई दुश्मनी है आप लोगों की? चुनाव आयोग के स्वायत्तता के लिए विभिन्न समयों में भारत के संविधान में संशोधन किए गए और एक तरफा निर्णय न हो, इसके लिए चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया संविधान संशोधन के जरिए। बाद के कालखंड में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त या सहायक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। आज संविधान में फिर बदल करके मुख्य न्यायाधीश जी को निकाल दिया गया। तो स्वायत्तता की जो एक लंबी जद्दोजहद रही इलेक्शन कमीशन का, जो 75 साल में पुनर्मूसिको भव, पुनः आज सरकार की मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होंगे और उनकी नियुक्ति इस तरीके से की जा रही है इस देश में। जहां तक मुझे पता है ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, इस बार भी नहीं हुआ कि सरकार ने एक तरफा कोई इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर दी। हाँ, एक तरफा ही न है। राहुल गांधी के पास गए थे पीएम। 3 सदस्यों में से 2 सदस्य सरकार के हैं, तो यह तो बहुमत से फैसला होता है। विपक्ष के नेता की राय नहीं ली गई। राय मानने के लिए बहुमत हमारे पास नहीं है, इसीलिए मुख्य न्यायाधीश तीसरे होते थे कि सत्ता और विपक्ष में जब कोई टकराव होगा तो मेरिट के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का मतदान होता था और वही निर्णय होता था। आज के दिन क्या हो रहा है कि जब ही विपक्ष का दबाव होगा कि ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहेंगे, तो सत्ता पक्ष का 2 वोट हो जा रहा है, वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। अरे देश का संविधान बदला गया पिछले साल, जिसमें कहा गया कि अब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे मेंबर। मुख्य न्यायाधीश के जगह पे अब सरकार का एक और नुमाइंदा रहेगा, तो ये कोर्ट कहाँ से आ गया? अभी इस वक्त जो आप बिहार में सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जो मतदाता सूची में संशोधन हो रहा है ये गलत है, ऐसा आपको क्या लगा कि आप सवाल उठा रहे हैं? 11 बिंदुओं पर जो जांच की जा रही है वो पहली बार इस तरह का हो रहा है। मतदाता सूची में ये 11 बिंदु पहले नहीं थे। कोई भी ये पहचान पत्र दिखा करके आप चुनाव में मतदाता बन सकते थे देश में, लेकिन इस बार जो कागजों को 11 मांगा गया है उसमें आधार कार्ड को खारिज कर दिया गया, चुनाव पहचान पत्र को खारिज कर दिया गया, राशन कार्ड को खारिज कर दिया गया, बैंक स्टेटमेंट को खारिज कर दिया गया। अब नए दस्तावेज जोड़ दिए गए कि जिनके पास लैंड रिकॉर्ड होगा या जिनके पास हाई स्कूल पास होने का सर्टिफिकेट होगा या जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां 40% लोग निरक्षर हैं, जहां 76% लोग मैट्रिक फेल हैं, जहां बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था, सीमित मात्रा में बनता था, जिस राज्य की एक बहुसंख्यक आबादी लैंडलेस है, इन परिस्थितियों में मतदाता सूची में इन शर्तों के आधार पे क्वालिफाई नहीं करते। तो वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत था, देश के संविधान के रचनाकारों ने, देश के आज़ादी के नायकों ने जो तय किया था, उसके विपरीत जाकर के इलेक्शन कमीशन का जो आचरण है वह लोकतंत्र विरोधी भावना है, संविधान विरोधी भावना है और स्वायत्तता की आड़ में तानाशाह व्यवस्था लागू करने का कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जिसका राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध कर रहा है। लैंड रिकॉर्ड मांगना या किसी से ये पूछना कि आप मैट्रिक पास हैं या नहीं हैं, ये तानाशाही व्यवस्था कैसे हो सकते हैं? आप एक बात मानते हैं कि बिहार में जो सीमांचल के एरिया में बाहर के लोग आकर बसे हैं, क्या आप ये बात मानते हैं?
सीमांचल, आप खुद कह रहे हैं कि सीमांचल के एरिया में कुछ इलाकों में समस्या है, तो आप उनसे मांग लें। लेकिन ये समस्या कैमूर, बक्सर, रोहतास में कहाँ है? आप पूरे बिहार के लिए इस नियम को क्यों लागू कर रहे हैं? क्या ये बात तानाशाही का प्रतीक नहीं है कि निराक्षर होना गुनाह है? सरकारों ने मुझे नहीं पढ़ाने की व्यवस्था की, ये किसका दायित्व था? स्टेट की ड्यूटी थी। हमारे पास गरीब हैं, हम भूमिहीन हैं, तो इसलिए देश में हमको वोट डालने का राइट नहीं रहेगा, ये तानाशाही नहीं है। आप कह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना सरकार का काम होता है, आपने नहीं जारी किया सभी के लिए, यह तानाशाही का प्रतीक तो मानेंगे हम, कोई भी मानेगा। इस आधार पे आप कहेंगे कि मतदाता होने का एक, जबकि ये कहा गया था कि इस देश में कानून में लिखा है कि आप 18 साल के वयस्क अगर हैं तो आप वोटिंग राइट्स मिलेगा। 18 साल कैसे साबित होगा जब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जब आपके पास मार्कशीट नहीं है 10th का, तीसरी चौथी पांचवी का नहीं चलेगा सर्टिफिकेट, 10वीं पास का चलेगा। तो माता का डिक्लेरेशन ही माना जाता था। मदर्स डिक्लेयर कर दी कि मेरा बेटा 18 साल का है तो उसको मान्य होता था इलेक्शन कमीशन में। अगर कोई संपत्ति को विवाद है तो मेडिकल एक रिपोर्ट ले लिया जाता था डॉक्टर से कि 18 साल इसका एज पूरा हुआ कि नहीं। बताइए, आप सभी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, मदर्स के डिक्लेरेशन को ख़त्म कर रहे हैं, डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। फिर भी आप देखें, अगर ये हम मदर्स के डिक्लेरेशन को तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर के भी अगर सर्टिफिकेट को अगर इलेक्शन कमीशन इनकॉर्पोरेट कर सके या कर ले तो भी 1 महीना में प्रोसेस कैसे पूरा होगा? 9 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाके सर्टिफिकेट बनवाना, जो अभी है भी नहीं, हमने नहीं, ये मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके मेरे इंटरव्यू के जरिए इलेक्शन कमीशन के दिमाग में चला जाए कि यह भी एक रास्ता हो सकता है, ये भी एक वैध दस्तावेज है कि डॉक्टर्स के जरिए वो ले कि यह कि वयस्क हैं, लेकिन वो भी प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। 2003 में जब इस तरह का स्पेशल ड्राइव चलाया गया था तो 2 साल चला था। ये 2 साल का काम आज 1 महीना में कैसे पूरा होगा? ना 2003 की तकनीक अभी की तकनीक में तो फर्क आ गया है ना। तकनीकी में क्या फर्क? मैन पावर ज्यादा हो गया है। पावर घटा है कि बढ़ा है सरकार में, आप बताइए। सरकार तो कहती है कि मैन पावर बढ़ा है, 2003 से ज्यादा। सरकार कहेगी कि अब सरकार कहेगी कि हम चांद पर घर बना लिए हैं तो आप मान जाइएगा? पहले उसके आंकड़े तो देख लें कि सरकार में पहले कितने नौकरी में थे, अब कितने नौकरी में हैं। सरकारी नौकरियां पहले के मुकाबले घटी हैं। कॉस्ट कटिंग के नाम पर, एक्सपेंडिचर के कट के नाम पे तो आज सरकार की नौकरियां खत्म की जा रही हैं। पहले के मुकाबले अब तो कम लोग हैं, ज़्यादा कहाँ हैं लोग। और टेक्नोलॉजी, कौन टेक्नोलॉजी है जो मैन टू मैन मैप कर दे? हम जो डेटा को कंप्यूटर में लोड कर दें, लोड करने का काम तो कोई आज तक नहीं बदल पाया। डेटा के प्रोसेस और रिपोर्ट करने में, तैयार करने में मशीनों का उपयोग होता है, ना कि डेटा को तैयार करने में मशीनों का कोई प्रभावी उपयोग हो रहा है। आपको कंप्यूटर पे टाइप करें या हाथ से लिखे, फ़र्क क्या पड़ता? समय उतना ही लेता है। लेकिन कंप्यूटर में आंकड़े जब एक बार स्टोर हो जाते हैं तो उसका एनालाइज करना, रिपोर्ट तैयार करना, जोड़ घटाव करना आसान होता है, तो ये समय बचता है। लेकिन आपको कोई भी समय का बचा टेक्नोलॉजी से, बदलाव से, मतदाताओं के फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई यूज नहीं है टेक्नोलॉजी का। ये तो चुनाव आयोग की बात हो गई। अब जरा पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नज़र आ रहा है, चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए बहुत बेचैन है। चिराग पासवान ही नहीं, खबर मिल रही है कि बीजेपी अपने कुछ मंत्रियों को जो केंद्र में बैठे हैं उनको भी चुनाव लड़वा सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए इन प्रकार साम दाम दंड भेद नीति, यह सभी चीज़ों को प्रयास करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रिसर्च टीम और उसके आंकड़े जो साक्ष्य थे उसके आधार पे जानते थे कि हम चुनाव हार जाएंगे, वह अब इलेक्शन कमीशन को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर करके जो हाशिए के मतदाता हैं, समाज है, उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में। भाजपा के प्रधानमंत्री भी बिहार में आके चुनाव लड़ेंगे एमएलए का,
इससे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक पे के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम सभी लोगों की चुनौती स्वीकार करते हैं, जिसको लड़ना है बिहार में आके लड़ ले। लेकिन जब मतदाताओं की संख्या ही ख़त्म करेंगे, घटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें। सर, लेकिन इसका कोई आप लोग प्रमाण नहीं दे पाए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया कि भाई साहब, आपने जिन सीटों पर जीत हासिल की है उसी महाराष्ट्र में वहाँ भी वोटर्स बढ़े हैं, तो आप अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं और जो आपके फेवर में ना हो उन चीज़ों पर सवाल उठा देते हैं। फडणवीस जी को सत्ता का पट्टी बंधा हुआ है। वही फडणवीस जी 6 महीना पहले घुटना टेक दिए थे इंडिया गठबंधन के सामने। उनका पार्टी, उनके सारे सांसद हार गए थे, इंडिया ब्लॉक जीत गया था। और जब देखा भाजपा की एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो 70 लाख फर्जी मतदाताओं को महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया, जिसके साथ राहुल गांधी लगातार मांग रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमको सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं हार्ड कॉपी ले जाओ, मतलब ट्रक में लेके जाओ। पूरे महाराष्ट्र का अगर हमको कांग्रेस मुख्यालय अगर दस्तावेज भेजना हो तो कितना ट्रक हो जाएगा। हम वही इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं कि हम एनालाइज कर लेंगे, तो हम बता देंगे कि किसको फर्जी तरीके से आप जोड़े हैं, उसके किस किस एड्रेस पर आप 200, 400, 300, 150 नाम जोड़ दिए हैं। एक एक परिवार में जहाँ 3-4 वोट था, वहाँ 200, 300 उसी एड्रेस पे जुड़ गए। यह आंकड़े और साक्ष्य हम दिखाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। अभी हमने दिया है वो साक्ष्य एक रिसर्च के आधार पे, और अगर आप पूरी आंकड़ा दे देंगे तो हम 70 लाख को डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि देखिए ये 70 लाख नए मतदाता। इलेक्शन कमीशन ने एक एसओपी बनाया था कि 2% हर साल वोट बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या 2% भारत में ग्रोथ है हर साल। लेकिन वहाँ देखेंगे तो 10% ग्रोथ हो गया। महाराष्ट्र की आबादी 10% बढ़ गई 5 महीने में। आपको पता नहीं ये जानकारी हो कि ना हो, इलेक्शन कमीशन ने खुद राहुल गांधी का जवाब एक समय दिया था, और इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि हर 6 महीने पे हम इसका सर्वेक्षण कराते हैं और संशोधन होता है। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं, चुनाव मतलब लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, या जो नगर वाले चुनाव होते हैं, नगर निकाय वाले, उसमें भी हम ये करवाते हैं कि मतदाता सूची में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी त्रुटियां रह गई, उनको हम ठीक करते हैं। तो राहुल गांधी ये बेजा सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हास्यास्पद और तर्कहीन बात कर रहा है। आप 6 महीना पहले इलेक्शन कराए महाराष्ट्र में, और 6 महीना बाद 70 लाख नए कैसे मतदाता आ गए। आप तो कहते हैं कि हम घर घर घूम के सर्वे करते हैं कि कोई एक भी मतदाता न छूटे। 6 महीना में 1% आपका वोट बढ़ना चाहिए था। महाराष्ट्र में 7-8 करोड़ मतदाता हैं, 7-8 लाख बढ़ जाते, कोई सवाल नहीं था। लेकिन 7-8 लाख की जगह पे 70-80 लाख मतदाता बढ़ गए, तो आपके कामकाज पे सवाल है। आप घर घर कैसे सर्वे किए थे कि इतने मतदाता छूट गए। जाहिर है कि मतदाता बढ़े नहीं, बढ़ाए गए। दूसरे राज्य से ना के लोगों का नाम जोड़ा गया अवैध तरीके से। एक खेल आपने किया, और आपकी भाजपा की ही सरकार थी वहाँ। पुराने वाले भी मतदाता सूची को बनाने में भाजपा की ही सरकार थी, उन्हीं के लोग किए थे। लेकिन वो जानते थे मतदाता सूची तो भाजपा या कोई पार्टी थोड़ी ना बनाती है। अगर यह आरोप इस आधार पे कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना तो कोई काडर है नहीं, इसी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से ही इलेक्शन कमीशन काम कराता है, तो जानकारी होना चाहिए आपको। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का नियंत्रण तो राज्य सरकार के पास है। वो भी तो भाजपा के ही लोग थे, वो भी नहीं ये लोग मुकर सकते थे कि कांग्रेस था फर्जी जोड़ दिया, इंडिया ब्लॉक वाले फर्जी जोड़ दिए। आप तो सत्ता में थे ना देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर थे आपके बल पर। तो ये हास्यास्पद बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो मीडिया का कुछ धड़ा जरूर हाँ में हाँ मिला सकता है, लेकिन तथ्यों के आधार पे अगर कोई दिखा दे, साबित करे, तब तो हम लोग इस बात को स्वीकार करें। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, हम इससे बड़ा सोचते हैं बिहार के लिए। तो सवाल हुआ कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? बोले कि नहीं, हम बिहार में जो अब तक विकास नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग बाहर न जाएं, फैक्ट्री बिहार में लगे और बिहार में बाहर के लोग आके काम करें।
तो इसी झांसे में आप मोदी जी के लिए भी वोट मांगे थे, इसी झांसे में तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगे थे, और अब अपने लिए झांसा दे रहे हैं लोगों को। अपने रोजगार के लिए आए हैं बिहार में, रोजगार खोज रहे हैं, ये बात सत्य है। बिहार के लिए उनके पास कोई भी विजन नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। मैं लंबी व्याख्या में न जाऊं तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे 1 घंटा के लिए भी तानाशाह बनने का अवसर मिला, जो महात्मा गांधी के विचारों के ठीक विपरीत यह बात है, तो कहा था कि शराबबंदी कर देंगे। और उन्हीं के 2 अक्टूबर उनकी जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी की स्थापना और महात्मा गांधी का फोटो लगा करके आप कह रहे हैं कि बिहार में हम शराब को खोलेंगे। आप महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे एक बार गोली मार दिया था, और ये दूसरे नाथूराम गोडसे हैं प्रशांत किशोर, जो उनके विचारों को गोली मार दिया। तो ऐसे विचारहीन, विवेकहीन लोग क्या बिहार का भला करेंगे? जो महात्मा गांधी को नहीं छोड़े, बिहार को क्या छोड़ेंगे? मनीष कश्यप को जानते हैं? भाई आप लोग जैसे चैनल वैनल चलाते हैं तो अब भाई उस तरह से तो सब जानते हैं, बाकी क्या जानना है उनके बारे में? इसके वो अलावा क्या- नेता बन गए। अब नेता बनने के लिए आ गए हैं कुर्ता पजामा पहन के, तो ठीक है, अच्छी बात है। भाजपा में भी कहा तो नेता बनने गए थे वो, तो भाजपा वालों से पता नहीं क्या उनकी नाराजगी हो गई। अब ये जाकर के प्रशांत जी के साथ घूम रहे हैं, तो वहाँ कितना दिन रहेंगे देख लें वो लोग। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी को घर से निकाला गया तो सबसे ज़्यादा तो तसल्ली आप लोगों को ही हुई होगी, क्योंकि उस समय बड़े बड़े हेडलाइंस चले कि आपके पिताजी के साथ उन्होंने जो किया उसका उनको फल मिला। कई लोगों ने ऐसा लिखा, सोशल मीडिया पोस्ट हुए। आप इसे कैसे देखते हैं? निजी मसले जीवन में राजनीति के विषय नहीं हो सकते। उनकी व्यक्तिगत जो कार्य प्रणाली है, छवि है, उसका जवाब वो खुद देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी उनके किए गए कृत्य से राष्ट्रीय जनता दल के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके निजी मसले में मैं व्यक्ति के तौर पे निजी मसलों में मैं पढ़ता भी नहीं किसी का, उनके निजी रिश्ते किससे हैं और निजी जीवन क्या है। और उनके जो अच्छे बुरे जो उन्होंने काम किया होगा उसका फल उनको इसी जीवन में समाज और लोगों से मिलेगा। नेता के तौर पर कैसे हैं? नेता के तौर पे जैसे सब लोग एमएलए बनते हैं वैसे एमएलए हैं वो भी। वो कहते हैं हम दूसरे लालू यादव। लालू प्रसाद जी के लड़के हैं, इसे कौन इनकार कर रहा है? कहते हैं हम दूसरे लालू यादव हैं। अब लालू यादव ये बयान का अर्थ वही बताएंगे, आप उनसे पूछिएगा कि उनका कहने का क्या तात्पर्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और बिहार को लेकर आप इतना चिंतित हैं, खास तौर पर जो अभी वोटर लिस्ट जो तैयार हो रहा है उसकी आपने बहुत सारी अंदर की बात बताई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये इलेक्शन कमीशन तक तो वीडियो पहुंच ही रहा होगा। हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में अब की बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें कौन सी पार्टी जीत रही है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।